चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। अभी हमने इस वीक में बीएनएस जस्ट स्टार्ट किया, उसमें इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आपको पता है किसी भी क्राइम के फॉर्म करने के लिए दो एलिमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड। एक है एक्टस रियाज और दूसरा है मेंस रिया। एक्टेस रियस का टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा एक्टेस रियस में आपको तीन कंडीशंस, बस चार कंडीशंस याद रखनी है। फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल एक्ट भी उसमें कवर हो रहा है, ओमिशन भी कवर हो रहा है। फिर हमने पढ़ा कि इट मस्ट बी वॉलेंटरली, और उनके एक्टेस रियस जो आपका एक्ट है और जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर हमने मेंजरिया का टॉपिक स्टार्ट किया कल की क्लास में। हमने ये पढ़ा मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। बट मेंजरिया जो वर्ड है एज सच बीएनएस में कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ। डिफरेंट शेड्स ऑफ मेंजरिया, एवरी जो क्राइम की डेफिनेशन है हर उसमें आपको मिल जाएगा। किस फॉर्म में? इंटेंशन की फॉर्म में, नॉलेज की फॉर्म में, रीजन टू बिलीव, वॉलेंटरली कहीं लिखा होगा, डिसऑनेस्टली लिखा होगा, फ्रॉडुलेंटली लिखा होगा, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन लिखा हुआ। ये सारे क्या है? शेड्स ऑफ मेंजरिया। हमने कल स्टार्ट किया था, जस्ट हमने स्टार्ट किया डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, इंटेंशन और मोटिव का क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये समझ आ गया कि हाँ, मोटिव को प्रूव करना किसी क्राइम में इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब जरूरी तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। मोटिव मैंने नहीं भी प्रूव किया तो ये नहीं है कि क्राइम मेड आउट नहीं होगा। क्राइम को बनाने के लिए, मतलब क्राइम के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए, यानी कि मेंजरिया को फॉर्म करने के लिए मोटिव भले ही आपने प्रूव नहीं किया, ये इररिलेवेंट है कि आपने मोटिव नहीं प्रूव किया, आपने इंटेंशन प्रूव कर दी, दैट इज सफिशिएंट। कल की क्लास में डिटेल में हमने ये चीज समझी। हाँ, मोटिव मोटिव जो होता है वो रेलेवेंट जरूर होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन जो हमारी फॉर्म होती है वो मोटिव से ही फॉर्म होती है। तो हम इंटेंशन को प्रूव करने के लिए कई बार मोटिव को प्रूव करते हैं पहले, रेलेवेंट। बट नहीं भी मोटिव को प्रूव किया, विदाउट प्रूविंग मोटिव हम इंटेंशन को फिर भी प्रूव कर सकते हैं। ये चीज समझ आ गई थी हमें कल की क्लास में। एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक जितने भी सेक्शंस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप देखो, पहले जो आपके पास आईपीसी हुआ करता था ना, उसमें भी ये सभी डेफिनेशंस दी हुई थी, बट वो डेफिनेशंस ना बिखरी हुई थी, मतलब अनअरेंज थी। कोई जैसे एक्ट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते थे वो 33 में जाके हमें पढ़ना पड़ता था। एक्ट तो ए से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो आपको डेफिनेशन दे दिया वो सिस्टमेटिकल है। सिस्टमेटिकल मतलब जैसे डिक्शनरी में होता है ना, अल्फाबेटिक वाइज, उस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इन केस एग्जाम में कल को आपको पूछा भी जाता है कि बताओ ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है, सेक्शन 2, कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लिया, सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया बताइए रीजन टू बिलीव कहाँ पे मेंशन्ड है। अब आपको समझ आ रहा है ये आर से स्टार्ट हो रहा है। रीजन टू बिलीव जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, वी जो है उसके बाद में आएगा। भले ही आप रीजन टू बिलीव का वो सबसेक्शन भूल गए, बट वॉलेंटरली का आपको पता है कि हाँ वो 33 में दिया होता है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये इससे पहले ही आएगा। आपको उसके साथ सपोज 225 याद है, ओमिशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, वो आपको याद है, तो आपको पता है उनके बीच में ही कहीं पे ऐसे, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया से भी आंसर सही किया जा सकता है क्योंकि वो सिस्टेमेटिकल हो गए। तो ये उसमें मत रहना कि हाँ हमें सेक्शन याद नहीं हो रहे, तब तो गलत ही होगा। ठीक है, आपको याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो तो हम आइडिया लगा लेंगे उसका, इन केस वहाँ भूलते हैं। अभी तक कौन कौन से सेक्शन हमने किए हैं? सबसे पहले 2.1 पढ़ा हमने, क्या दिया हुआ है वहाँ पे? एक्ट दिया हुआ है। उसके बाद 2.7 पढ़ा, 7 में क्या है? डिसऑनेस्टली दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज करेंगे हम उसको। 7 में हमें डिसऑनेस्टली दिया हुआ है। 2.9 में क्या दिया हुआ है? फ्रॉडुलेंटली दिया हुआ है। फिर हमने 2.25 पढ़ा डायरेक्टली, 2.25 में ओमिशन दिया हुआ है। फिर हमने उसके बाद 2.29 पढ़ा, वो कहाँ दिया हुआ है? रीजन टू बिलीव दिया हुआ है हमें वहां पे। फिर हमने वॉलेंटरली पढ़ा, वो कहाँ दिया हुआ है? 233 में दिया। इसके अलावा 236 पढ़ा, 237 पढ़ा। 236 में क्या दिया हुआ है? रॉन्गफुल गेन दिया हुआ है, और 37 में लॉस दिया। तो इतने वाले तो सेक्शन अभी आपको याद हो गए ना जो हमने पढ़े हैं। अब हम कल की क्लास में इंटेंशन और मोटिव के बीच में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंजरिया में ही आगे, ठीक है? लिखिए, टॉपिक लिखिए। सेकंड पॉइंट बना लेना इसको, या हेडिंग बना लेना, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन एंड नॉलेज
इंटेंशन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है वैसे, इंटेंशन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है, बट फिर भी लिख लीजिए, इंटेंशन इज समथिंग, इज इंटेंशन इज समथिंग विच इज प्रमोटेड बाय, विच इज prompted by, promoted नहीं सॉरी, which is prompted by motive। कल हमने promoted तो नहीं लिख दिया, चेंज कर लेना, prompted ही होगा ना, promoted कैसे होगा वो, है ना। तो अगर लिखा है तो उसको चेंज कर ले, which is prompted by motive। इंटेंशन क्या होती है, जो मोटिव से पैदा होती है एक तरह से, ठीक है। मोटिव आएगा फिर उसके बाद इंटेंशन आएगी। फिर सेकंड लिखिए, नॉलेज इज एन अवेयरनेस, knowledge is an awareness of the consequences of the act। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज होती है अवेयरनेस। मेरे पास नॉलेज है किसी चीज़ की, जरूरी नहीं मेरी इंटेंशन होगी। जैसे वो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इलस्ट्रेशन की, आग लगा दिया कहीं पे, वहां पे इंटेंशन क्या थी उसकी, कि वो रॉबरी को फैसिलिटेट कर पाए, ठीक है। बट मारना तो वो किसी को नहीं चाह रहा था ना, इंटेंशन टू किल तो नहीं थी, बट उसको नॉलेज थी वहां पे कि उसके इस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। अब सपोज कीजिए आप एक पब्लिक स्ट्रीट पे 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, और आगे स्कूल है, स्पीड लिमिट है 30 सिर्फ वहां पे, और आप 150 की स्पीड पे, आप किसी बच्चे को मारना नहीं चाह रहे हो वहां पे, बट आपको पता है कि आगे स्कूल है और इतनी तेज चला रहा हूँ, बाई चांस कोई अगर आ गया तो मर सकता है। यानी कि यहाँ पे नॉलेज है हमें, इंटेंशन भले ही हमारी उस चीज़ के लिए नहीं है, कोई मोटिव नहीं है हमारा उसको मारने का, कोई इंटेंशन नहीं है, बट नॉलेज है कि मेरा ये एक्ट इस कॉन्सिक्वेंस को रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। आगे लिखिए इसमें, नेग्लिजेंस एंड रैशनेस, नेग्लिजेंस एंड रैशनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेग्लिजेंस एंड रैशनेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नेग्लिजेंस है, लिख लेना यहीं पे ही, चाहे डिटेल में तो कर ही रहे हैं बट यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, जो नेग्लिजेंस होती है वो होती है हमेशा विदाउट नॉलेज और अवेयरनेस, और जो रैशनेस होती है वो क्या होती है, विद नॉलेज, विद नॉलेज ऑब्लिक अवेयरनेस। दोनों में डिफरेंस देखो, ये बेसिकली रैशनेस इज नथिंग बट हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। हायर डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस को हम क्या कह रहे हैं, रैशनेस कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये विदाउट नॉलेज होगी, मुझे जब मेरा कोई एक्ट नेग्लिजेंटली मैं कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है वहाँ पे, जब उसको हम, मतलब मेरा ड्यूटी टू केयर होगी वहाँ पे, बट मैंने ब्रीच कर दिया उस ड्यूटी को, हम उसको नेग्लिजेंस कह रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हाँ ये हो जाएगा उस चीज़ से, बट यहाँ पे क्या होता है, रैशनेस में ये विद नॉलेज होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई गाड़ी चला रहा है इतनी तेज 150 की स्पीड पे, जहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है 30 है, तो ये उसको क्या है, यहाँ पे उसको नॉलेज है, अवेयरनेस है कि अगर कोई बच्चा बीच में आ जाएगा तो क्या होने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर ये विद नॉलेज है तो उसका एक्ट नेग्लिजेंट नहीं है, उसका एक्ट क्या हो गया, रैश हो गया, वहां पे वो रैशनेस हो जाएगी। और एवरी रैशनेस इंक्लूड्स नेग्लिजेंस, ये याद रखना। मतलब अगर हम इसको इस तरह से कहना चाहें तो नेग्लिजेंस जो है वो वाइडर हो जाएगा, और रैशनेस जो हो जाएगा वो उसी का पार्ट है। यानी कि रैशनेस अगर वो है, वो नेग्लिजेंट तो होगा ही होगा एक्ट, बट जब नेग्लिजेंट वाला जो मेरा एक्ट है, जो नेग्लिजेंट वाला एक्ट है, अगर वो ग्रेव होगा तभी वो रैश बन रहा है। अगर वो ग्रेव नहीं है, यानी कि अगर वो विदाउट नॉलेज है और अवेयरनेस है, तब वो सिर्फ नेग्लिजेंट एक्ट ही रह जाएगा। अभी के लिए ऊपर ऊपर से इतना याद रखिए, इसमें लिखिए थोड़ा सा, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस
where a person fails to take precautions in doing of any act, in doing of any fails to take precautions in doing of any act which a reasonable, prudent person in similar situation would take, similar situation would take। यहाँ पे आपकी ड्यूटी थी किसी चीज़ को ध्यान में रखने की। अगर आप वो एक्ट कर रहे हो तो आपको कॉशियस होना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बट आपने क्या किया? फेल टू टेक दैट प्रिकॉशन। सपोज कीजिए इस बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है आउटर साइड पे, ठीक है, आउटर साइड पे कुछ काम चल रहा है, उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको कुछ लगाया हुआ है जिसके ऊपर चढ़ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज द बिल्डिंग और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे कहीं पे काम कर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर वो काम कर रहे हैं बाहर की साइड पे, यहाँ पे उन्होंने एक स्टेज सा बनाया हुआ है जिसके ऊपर चढ़ के वो काम कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था? यहाँ से नीचे क्या है, लोग जाते हैं, रास्ता है यहाँ से नीचे से जाने का। इनको करना क्या चाहिए था? यहाँ पे एक बैरिगेट लगाना चाहिए था, यहाँ पे बैरिगेट लगाना चाहिए था, मतलब इसको फेंस कर देना चाहिए था कि कोई यहाँ से चल के ना जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, अगर कुछ भी मटेरियल नीचे गिरता है तो किसी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे इनको ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। हालांकि उनको नॉलेज नहीं है यहाँ पे ये विदाउट नॉलेज है, अवेयरनेस थोड़ा ना। वो तो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा ना पता कि सामान नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बट बाई चांस क्या होता है, जब वो काम कर रहा है तो नीचे से अगर कोई जा रहा है तो वहां पे उसके ऊपर जिस जिस भी इक्विपमेंट से वो काम कर रहा है, वो सपोज वो इक्विपमेंट ही नीचे गिर जाता है और किसी के सर पे लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ? इसमें उसको नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे ये जो एक्ट है ये नेग्लिजेंट है, हम कह रहे हैं विदाउट अवेयरनेस और नॉलेज। बस यहाँ पे उसकी क्या थी? वो द पर्सन फेल्स टू टेक प्रिकॉशंस इन डूइंग ऑफ एक्ट। जो चीजें उसको करनी चाहिए थी वहां पे उसने वो चीजें नहीं की है। आप देखो जब किसी साइट पे काम चलता है ना, इंडिया में तो खैर इतना होता नहीं है इन चीज़ों के लिए, बट जो लेबर वहाँ पे काम करती है, अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, उन्होंने प्रॉपर क्या किए होते हैं, हेलमेट्स वगैरह पहने होते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही चली जा रहा है। और कल को अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है और लेबरर्स उसमें दब जाते हैं तो क्या होता है? उनका एक्ट नेग्लिजेंट ही माना जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है, अपने लेबरर्स को उन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहनाए हुए हैं, तो क्या होगा? उनका एक्ट क्या होगा? नेग्लिजेंट होगा। क्योंकि यू मस्ट हैव टेकन सम प्रिकॉशंस इन दिस वर्क, बट आपने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो आपका एक्ट क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट हो जाएगा। तो नेग्लिजेंट जब और ज़्यादा क्या हो जाता है, ग्रेव हो जाता है, तब वो रैशनेस बनेगा। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा ना? हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आगे लिखिए फिर इसके बाद रीजनेबल प्रिकॉशंस, रीजनेबल प्रिकॉशंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एक्ट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एक्ट। किस काम में क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हर उसकी सेम नहीं हो सकती हैं। फिर लिखिए इफ likelihood, if likelihood of danger, if likelihood of danger is more, degree of carefulness is more, and vice versa। जो काम आप कर रहे हो, अगर वहां पे लाइकलीहुड ऑफ डेंजर ज़्यादा है, यानी कि देयर आर चांसेस कि हाँ ये काम ही ऐसा है कि इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आपकी डिग्री ऑफ प्रिकॉशन जो रहेगी, केयरफुलनेस जो रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और कोई काम ऐसा है जिसमें डिग्री नहीं चाहिए, वो तो उसमें कमी रहने वाली है। तो यानी कि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या आपको पर्टिकुलर केयरफुलनेस और प्रिकॉशंस लेनी है। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि
हर सिचुएशन में ये प्रिकॉशंस लेके चलनी है। इट डिपेंड्स ऑन दी एक्ट, केस टू केस वेरी करेगा वो सारा, ठीक है। फिर लिखिए इसमें एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। फर्स्ट लिखना ड्यूटी ऑफ केयर। आपकी ड्यूटी होती है कि आप ये पर्टिकुलर केयर रखो, इस चीज़ की प्रिकॉशंस लेके चलो, बट आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो अभी हम केस कर रहे थे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे काम चल रहा है, आउटर साइड पे नीचे से रास्ता है, लोग आते जाते हैं, वहां पे उसकी ड्यूटी टू केयर क्या था कि वो वहां से रास्ते को ब्लॉक करे क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, बट ही हैज ब्रीच्ड दैट ड्यूटी, ठीक है। जो आपको दूसरा एग्जांपल दिया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी ड्यूटी क्या थी वहां पे कि अपने जो लेबरर्स हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बट अगर उसने नहीं दिया तो उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी कर दिया। इसमें फर्दर लिखिए थर्ड, हाँ इसमें फर्दर लिखिए, बट उसको अब हम क्रिमिनल, उसमें टॉर्ट तो सिविल रॉन्ग होता है ना, बट जब उसमें क्रिमिनल कोई रॉन्ग हो जाएगा, नेग्लिजेंस इज बेसिकली कुछ नहीं, मेंजरिया। आगे चल के हम बहुत से ऑफेंसेस में ये पढ़ेंगे, जैसे रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, नेग्लिजेंस से डेथ हो जाती है किसी की, वहाँ पे ये टर्म्स यूज होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कब कोई एक्ट नेग्लिजेंट है और कब वो एक्ट जो है वो रैश में माना जाएगा, ठीक है। इसमें लिखिए आगे थर्ड, दैट ब्रीच इज कॉज ऑफ एक्सीडेंट ऑब्लिक ऑफेंस। जो ऑफेंस आपसे हो गया, ऑफेंस कब होगा, कैसे पता चलेगा, अगर कोई पर्टिकुलर जो ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में बीएनएस में, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये नेग्लिजेंट एक्ट के कारण से ऑफेंस हो रहा है, तो ऑफेंस मेड आउट हो जाएगा। अब वो आपकी ड्यूटी थी, आपने उसको ब्रीच किया, उस ब्रीच की वजह से वो ऑफेंस हो रहा है, यानी कि वो जो एक्सीडेंट है वो ब्रीच की वजह से हो रहा है, तभी तो ऑफेंस मेड आउट होगा ना। एंड लास्ट फोर्थ, दैट ब्रीच रिजल्ट्स इन सम डैमेजेस, सामने वाले को कुछ उससे नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार इन residential area. The driver is distracted on his phone, and does not notice a pedestrian crossing the street. As next पैरा में लिखना, as a result the driver hits the pedestrian and causing इंजरी, उसको कुछ इंजरी उसने कॉज कर दिया। तो ये एक्ट उसका नेग्लिजेंट हुआ या रैश एक्ट हुआ। रैश तो चलो अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट नेग्लिजेंट तो आपने पढ़ लिया ना, टर्म क्या होता है। अब आप देखिए, अगर कोई चल रहा है किसी भी एरिया में, मतलब गाड़ी चला रहा है और साथ में क्या कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, फोन में बात भी नहीं कर रहा तो डिस्ट्रैक्टेड है, फोन में रील्स देख रहा है गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चला रहा है, ये नहीं कि बहुत तेज चला रहा है बट नॉर्मल, बट फोन पे भी वो क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो क्या होगा, चलान होगा सबसे पहले तो। हाँ, चलान तो तब होगा ना जब वो पकड़ा जाएगा, कोई ट्रैफिक वाला होगा वहां पे, नहीं तो चल रहा है वो ऐसे ही। और अगर किसी को हिट कर रहा है, यानी देखो हमने 4 एसेंशियल्स पढ़े पहले। पहले क्या था हमारे पास, ड्यूटी ऑफ केयर। उसकी ड्यूटी ऑफ केयर क्या थी, यहाँ पे गाड़ी चला रहा है तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है, फोन नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो उसने कर दिया वहां पे। फिर दैट ब्रीच इज कॉज्ड ऑफ, सॉरी, कॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफेंस।
आपने क्या किया, सामने वाले को हिट कर दिया। क्यों हिट किया? उस ब्रीच की वजह से तो किया आपने। अगर आप फोन में बिजी ना होते तो नहीं हिट होता सामने वाला। फिर दैट ब्रीच रिजल्ट्स इन सम डैमेजेस, सामने वाले को इंजरी कॉज किया तो आपने डैमेज तो उसको हो गया, नुकसान तो उसको हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्ट है, एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, सारे के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, आपका जो एक्ट है वो क्या है, नेग्लिजेंट एक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? नेग्लिजेंट एक्ट इसमें लिखिए। किस चीज़ की? आप अगर फोन पे बात कर रहे हो तो फिर ये नहीं है ना कि सामने वाला कोई आएगा और मैं हिट कर दूंगा। वहां पे तो आपको आपको ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन होती है। आपको लगता है कि नहीं नहीं, चाहे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा ना मारूंगा किसी को। तो आप चला भी तो 10 की स्पीड पे रहो, तभी तो सिर्फ इंजरी हुई है। तेज होता तो फिर वो रैश में चले जाता। उसमें आ रहे हैं ना, अभी दूसरा एग्जांपल भी इससे रिलेटेड ही लेंगे, तब आपको मेन डिफरेंस क्लियर होगा उसका। ठीक है, इसमें लिखिए ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस आर प्रेजेंट, देयरफॉर नेग्लिजेंट एक्ट, उसका जो एक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। अब लिखिए रैशनेस। रैशनेस इसमें लिखिए इट इज इट इज एग्रावेटेड फॉर्म, इट इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस। यानी कि हायर डिग्री, हायर डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस क्या होती है, रैशनेस है देखो, रैश एवरी रैशनेस इज ऑल्सो नेग्लिजेंस। वो भी जो नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट है वो तो है ही है उसमें, बट उसकी डिग्री क्या हो जाती है, हायर। हायर मतलब जब आपकी रैशनेस ग्रेव, जैसे अभी मैंने आपको बताया आगे स्कूल है और आप 150 की स्पीड पे चला रहे हो, तब आपका ये एक्ट क्या हो गया, ये तो ग्रेव हो गया ना। नेग्लिजेंट तो है ही है, बट ये एक्ट क्या हो जाएगा, रैश भी हो जाएगा साथ में। तो आपको हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा ये नेग्लिजेंट है या फिर रैश है। ठीक है, इसमें लिखिए इन अ रैश एक्ट, in a rash act person is aware of likely consequences of his acts, but he acts without any regard to those consequences, विदाउट रिगार्ड टू दोज कॉन्सिक्वेंसेज। अवेयर तो होता है, वहां पे अवेयरनेस नहीं होती है। जब आप एक नॉर्मल स्पीड पे 10 की स्पीड पे चला रहे हो, आप वो सिचुएशन होती है ओवर कॉन्फिडेंस की। आपको पता है कि हाँ, मैं अगर यूज भी कर रहा हूँ फोन, मैं तो रोक दूंगा गाड़ी अगर कोई आगे आ भी गया। आपको नहीं, अब आप देखो ना कि अगर गाड़ी पे 10 की स्पीड पे कोई चला रहा है और फोन यूज कर रहा है, तो क्या देर देर आर चांसेस कि हाँ कोई आगे आ गया तो वो हिट ही करेगा उसको, है ना। मतलब ब्रेक भी तो लगा सकता है और गाड़ी रुक जाएगी। बट जब 150 पे आप चला रहे हो जहाँ पे स्पीड लिमिट कम है, तो वहां पे तो आपको खुद से सोचने में लग रहा होगा देर आर चांसेस, चाहे तो ब्रेक लगा ले भैया, गाड़ी नहीं रुकने वाली, किसी ना किसी को तो मार ही दोगे आप। तो वो रैश हो जाएगा। नेग्लिजेंट तो है ही है, उसका ड्यूटी टू केयर वगैरह सब थी, बट आपका जो डिग्री है यहाँ पे नेग्लिजेंस की वो क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। कौन से वाले? स्टंट ड्राइव, उससे अगर किसी को इंजरी कॉज हुई है तब है ना। इंजरी नहीं कॉज हो रही तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। अभी जब हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे नेग्लिजेंस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे रैशनेस की रिक्वायरमेंट है, फिर आप रिलेट करना है इस चीज़ के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लो, इसके बाद है ना कंप्लीट हो जाने तो फिर पूछो उसके बाद। एग्जाम्पल लिखिए। अ ड्राइवर eager to overtake a slow moving vehicle speeds up to 150 kilometer per hour
किलोमीटर पर आवर वेयर स्पीड लिमिट इज 30 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर डज नॉट notice a traffic signal and colliding with another vehicle। तो यहाँ पे इसका एक्ट क्या हो जाएगा, ये रैश एक्ट। क्योंकि जब आप इतनी डिग्री समझो ना, आप यहाँ पे डिग्री ज़्यादा हो गई। अगर सपोज वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता और किसी को ओवरटेक कर रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरटेक इज़ प्रोहिबिटेड, तब तो आपका एक नेग्लिजेंट ही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप इतनी स्पीड अप कर रहे हो तो फिर तो चीज़ें वो नेग्लिजेंट अभी भी है, बट वो रैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हर केस में आपको डिसाइड करना है कि ये नेग्लिजेंस है या फिर ये रैशनेस है। वो सारी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, आ रहे हैं उसके ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ रैशनेस। फर्स्ट लिखिए, एक्ट डन रेकलेसली। एक्ट डन रेकलेसली, ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ओवर स्पीड। यहाँ पे सम काइंड ऑफ क्या होती है, रेकलेसनेस होती है। सेकंड, नॉलेज ऑफ डेंजर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज ऑफ डेंजर। एंड थर्ड, डिसरिगार्डेड कॉन्सिक्वेंसेस। ये एलिमेंट्स हमने क्या लिखे हैं, हायर डिग्री के। ठीक है, यानी कि वो ड्यूटी टू केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वो सब तो होने वाला ही है। इंजरी किसी को कॉज हो रही है, आपके एक्ट की वजह से हो रही है, बट हम यहाँ पे सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, क्या उसमें हाई डिग्री ऑफ रेकलेसनेस थी, वहाँ पे आपके उसमें कोई रेकलेसनेस है। नॉलेज ऑफ डेंजर, आपको यहाँ पे नॉलेज होती है, बिना नॉलेज के आपसे अगर वो चीज़ होगी तो फिर उसको नेग्लिजेंस में लेके जाते होते हैं। फिर लास्ट डिसरिगार्ड, आपने कॉन्सिक्वेंसेस को डिसरिगार्ड कर दिया। ठीक है, फिर लिखिए इसमें आगे, केस लॉ, लैंडमार्क केस है इसके ऊपर। देखो, बीएनएस में अगर आपको मार्क्स लेने, बहुत सिंपल है बीएनएस, कहीं पे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको आएगी नहीं। ठीक है, जितना अभी तक हमने पढ़ा कुछ मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, 10 बार ही पढ़ोगे अपने आप टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे सारे। मार्क्स लेने हैं तो नंबर ऑफ केसेस, जैसे हम एचएमए में करते होते हैं ना बहुत सारे केसेस, यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम 3-3 केसेस एक ही में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत बड़ा है बीएनएस, इतने केसेस आप याद नहीं कर पाओगे। बट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको टिप्स पे याद करने पड़ेंगे। कल कल भी हमने एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही तो किया था जिसमें केस लिखा, अदरवाइज हर हर किसी में तो केस नहीं लिख रहे हैं। आज भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पिछले उठा के देख लेना, बार बार पेपर में आता है। तो ऐसे टॉपिक जब आएंगे तो विदाउट केस तो आप उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, इसमें एक केस लिखिए, संजीव नंदा वर्सेस स्टेट ब्रैकेट्स में लिखना एनसीटी ऑफ दिल्ली। संजीव नंदा वर्सेस स्टेट ब्रैकेट्स में लिखना एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये फेमस केस है बीएमडब्ल्यू केस, अगर आपने सुना होगा। दिल्ली में ये इंसिडेंट जब हुआ था बहुत लाइमलाइट में आया था ये, मतलब क्योंकि ये जो संजीव नंदा जी थे ये बहुत वो थे, क्या नाम है, एक बहुत बिजनेसमैन था, मतलब बहुत पहुंचा हुआ अच्छी फैमिली से था। इनके जो ग्रैंडफादर वगैरह वो भी आर्मी में बहुत अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे थे। उसके बाद फादर का भी बहुत अच्छा वो सोसाइटी में बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, यानी कि हाई प्रोफाइल केस था ये। ठीक है, बीएमडब्ल्यू केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे यहाँ पे वो बीएमडब्ल्यू थी। गाड़ी ड्राइव करा आपने, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है,
इतनी फास्ट चला रहे हो कि फुटपाथ पे चला के आपने कुछ लोगों को मार ही दिया, जैसे वो सलमान खान वाले केस में हुआ था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर आपका एक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन यही आएगा ना कि ये नेग्लिजेंट था या फिर रैश एक्ट है। ठीक है, इसमें लिखिए। हालांकि ये बहुत आगे चल के हम इसके ऊपर अ, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं रैश और नेग्लिजेंट। जो सलमान खान वाला केस है, सेम ही तो फैक्ट्स हैं। वहां पे कोर्ट ने उसको पनिश किया कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसको उसमें बहस भी यही चल रही थी कि ये वाला सेक्शन, मतलब इसमें क्यों नहीं पनिशमेंट होगी, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस में क्यों नहीं पनिशमेंट होगी, कल्पेबल में क्यों हो गई। वो जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, हमने पहला टॉपिक ही वही करना है, कल्पेबल होमिसाइड। वो डिटेल में पढ़ेंगे, आप खुद बता पाओगे उसके बाद कि हाँ कौन से केस में कौन सी चीज़ लगनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखिए फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस। साइटेशन ईयर इसका होगा, चेक कर लो एक बारी नेट पे। 1999 है शायद। 1999 है, पता नहीं, चेक कर लो एक बारी फिर। हाँ, 1999, मतलब इंसिडेंट है 1999 का या केस का जो ये लिख रहे हैं हम वो। नहीं नहीं, फैक्ट्स में तो लिखवाया होगा, बट केस का साइटेशन का क्या ईयर है? अगर कोई इंसिडेंट 1999 में हो रहा है तो जजमेंट आते आते भी तो टाइम लगता है कोर्ट की प्रोसीड। 2012 लेके चलो इसको। 1999 की ये वो है इंसिडेंट, 1999 का 2012 सुप्रीम कोर्ट लिख लेना ब्रैकेट्स में। 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए संजीव नंदा was an accused in a high profile case involving the killing of several people in a car accident. In a car accident. The incident the incident took place in 1999 when Nanda was driving under the influence of alcohol. Under the influence of alcohol, collided with several vehicles, resulting multiple deaths and injuries. Multiple deaths and injuries. Held लिखना। The Honorable Supreme Court discussed the elements of crime such as नेग्लिजेंस। क्यों कर रहे हैं हम इसको? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में इसमें बताया कि होती क्या है नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस कॉमा रैशनेस, दोनों का क्या डिफरेंस होता है, मोटिव, इंटेंशन। अब सपोज यहाँ पे देखो ना, उसका कोई मोटिव नहीं था उनको मारने का, तो मोटिव तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता किसी क्राइम को प्रूव करने के लिए। इंटेंशन क्या होती है वो भी यहाँ पे बताया गया इन डिटेल। इन डिटेल द सुप्रीम कोर्ट
clarified that while understanding the motive behind a crime, while understanding the motive behind the crime, it is not necessary, it is not necessary to prove motive, to prove motive, to establish गिल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोटिव को प्रूफ करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको कहाँ लिख सकते हैं साथ में, जो हमने पिछला किया इंटेंशन और मोटिव में, जब वो डिफरेंस पूछ रहा है वहां पे भी ये केस आ जाएगा। यहाँ तो आ ही रहा है नेग्लिजेंस वाले में, उधर भी आ जाएगा। जो आप इसके अलग से सिनॉप्सिस बना लेना, अभी हमने 2 ही केसेस किए ना, तो जैसे 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 अब ये केस लिखोगे, आपने सिर्फ केस के नाम नाम लिखने हैं वहाँ पे। जैसे पहला केस लिखा वो जॉर्ज वाला, उसमें आपने लिख दिया कि डिफरेंस बिटवीन दिस, इसमें है वो केस, ठीक है। दूसरा केस लिखा ये वाला संजीव नंदा, लिखो इसमें तो है ही है रैश एंड नेग्लिजेंट, ऊपर आपने हेडिंग बना लिया, साइड पे लिख देना ऑल्सो इन डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, ठीक है। तो दोनों में चल जाएगा। तो ये सिनॉप्सिस बनाओगे तब केसेस याद होंगे इसके, नहीं तो एंड में नहीं होने वाले। बीएनएस बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें लिखिए, कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट, कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट इन negligent act, in negligent act a person is not aware, person is not aware of consequences, but there is failure to take precaution, failure to take precaution। आप अवेयर नहीं होते कॉन्सिक्वेंसेस की यही होंगे, आपको नहीं पता था, बट आपने प्रिकॉशंस नहीं लिया और उसका रिजल्ट ही कॉन्सिक्वेंसेस निकल गया। वेयर एज, फुल स्टॉप करके लिखना, वेयर एज इन रैश एक्ट, इन रैश एक्ट person is aware, person is aware of consequences, but some kind of negligence is involved। यानी कि उसमें नेग्लिजेंस तो है, साथ में नेग्लिजेंस प्लस अवेयरनेस, तो आप इसको ये लिख सकते हो, रैशनेस इज इक्वल टू नेग्लिजेंस प्लस अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। एक और केस लिखना हो, अगर ऑप्शनल है, अगर करना हो तो लिख सकते हो, सिमिलर केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सलमान सलीम खान। कौन है ये, अपना ही है 2016 बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी। सलमान खान का पूरा नाम सलमान सलीम खान है, सलीम उनके फादर का नाम है, तो पूरा नाम हुआ सलमान सलीम खान। सेम ही फैक्ट से आपको पता है, हालांकि यहाँ पे डिटेल में हम उसमें भी नेग्लिजेंस को डिटेल में डिस्कस किया गया, रैशनेस को डिटेल में डिस्कस किया गया, वो अलग बात है। कोर्ट ने ना तो नेग्लिजेंस के लिए नहीं उनको पनिश किया, रैशनेस के लिए नहीं किया, उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए किया, ठीक है। तो वो क्यों किया, कैसे किया, वो फिर जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में जाएंगे। जब आपको वो रैशनेस और नेग्लिजेंस को एक्सप्लेन करने की बात आ रही है, तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों केसेस को
रेफर कर सकते हैं। BMW केस संजीव नंदा वाला वैसे ही नहीं आपको भूलना, वो बहुत लैंडमार्क केस है, नहीं भूलोगे, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। और सलमान खान आप फैन हो उसके तो फिर वैसे ही याद रख लोगे। हाँ चलिए इसमें लिखिए नोट। फैक्ट्स इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ इस केस के मैं आपको, क्योंकि आगे चल के डिटेल में करना है हमने ये। इन इन बोथ एग्जाम्पल्स द ड्राइवर्स एक्शन lead to accidents and injuries, but the motivations and circumstances distinguish negligence from rash act, but negligence के ब्रैकेट्स में लिख लेना, failing to take proper care from a rash act के ब्रैकेट्स में लिख लेना, acting with reckless disregard for safety with knowledge, disregard for safety with knowledge। ये जो दो एग्जाम्पल नहीं हमने ऊपर लिखे थे नेग्लिजेंस का और रैशनेस का, उसके लिए लिखा है हमने ये। देयरफॉर इन नेग्लिजेंट एक्ट a person is not aware of consequences, but there is failure to take precautions, whereas in rash act person is aware of consequences but some kind of negligence is involved, some kind of negligence is involved। सपोज कीजिए एक डॉक्टर है और वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, और बाई चांस से कोई छोटा सा इक्विपमेंट ऑपरेशन करते हुए उसको नज़र में नहीं आया, बहुत अच्छा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, और गलती से वो कुछ छोटी सी पिन जो उसके ऑपरेशन, जो मतलब किसी को काट के रखा हुआ है और उसके बीच में ही रह जाती है वो पिन, सिंपल। हाँ तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, एट द एंड उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब आप बताइए ये जो एक्ट है, डेथ हो रही है यहाँ पे पर्सन की, ये नेग्लिजेंट हुआ या रैश हुआ? अभी मत बताइए, अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि वो डॉक्टर क्या करता है, वो ऑपरेशन जब करता है तो ऑपरेशन में आपको पता होगा जितने भी आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे वो आपको फ्रेश यूज़ करने होते हैं। जैसे आप कभी किसी को वो वैक्सीनेशन होती है ना, वो भी आप रीयूज़ नहीं करते होते हो, ठीक है, तो उसमें आपको फ्रेश, वो क्या करता है, वो 10 पेशेंट उसी से ऑपरेट किए जा रहा है। तो अब इसमें तो आपको पता है ना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और बाकी जो डिजीजेज होती हैं उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले वाली सिचुएशन में, और होता भी है कि वो उसने बार बार उसी इक्विपमेंट को यूज़ किया, उसको डॉक्टर है, आपको पता नहीं है कि न्यू इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, तो फिर उसने वही यूज़ किया और सामने वाले पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दोनों सिचुएशन में बताइए कि पहले वाले में रैश था या नेग्लिजेंट था, दूसरे वाले में रैश था या नेग्लिजेंट था? पहले वाले में नेग्लिजेंट था और दूसरे वाले में रैश एक्ट था, मतलब आपको वो डिग्रीज देखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, लाइक सामने वाले की डेथ हो गई, एक में सिर्फ सामने वाले को इंजरी आई,
क्या हमें ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए उस चीज़ के लिए? देखो वैसे तो अगर आप लीगली जाओगे और जितनी भी जजमेंट्स पढ़ोगे कहीं पे भी ये चीज़ें एज सच नहीं कंसीडर की जाएगी, बट एज अ जज हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। ये लिखना मत कभी भी गलती से वहाँ पे। एज अ जज हमें पता होता है कि सामने वाले का क्या हुआ है, सामने वाले के साथ इतनी बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उसको मैं नेग्लिजेंस में थोड़ा लेके जाऊंगा, उसको तो मुझे रैश में लेके जाना है। तो हम रीजनिंग फिर उस हिसाब से घुमा देते हैं सर्टेन फैक्टर्स को कंसिडर करके कि हाँ यहाँ पे आना चाहिए, बट आपको अभी उस लेवल पे नहीं जाना है कहीं पे। आप तो सिर्फ अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। इवन कल को जज भी बन जाओगे तो आपकी रीजनिंग यहीं से जस्टिफाई होगी। उन चीज़ों को अगर आप ऐसे करके कर भी देते हो ना, मतलब इमोशनली होके चलते हो, तो क्या होगा आगे से ऊपर जाके आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको जब भी कोई एक्ट हो रहा है रैश या नेग्लिजेंट, कोई फिक्स्ड स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ये वाला रैश होगा ये वाला नेग्लिजेंट होगा। आपको देखना है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, वो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस कि क्या आपको अवेयरनेस है। अब देखो ना, वो डॉक्टर ने पहले वाले में तो गलती से रह गया ना, उसको पता भी नहीं था कि ऐसा हो गया कुछ, तो उसको थोड़ा ना अवेयरनेस थी कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो वो सीजर्स या कुछ भी बीच में रह जाएगा उसके पेट के और वो मर जाएगा। उसको तो पता भी नहीं था ऐसा होने वाला है। तो नो अवेयरनेस। दूसरे वाले सिचुएशन में क्या हुआ, आप बार बार उसको रीयूज कर रहे हो इक्विपमेंट को, यहाँ तो आपको अवेयरनेस है ना, डॉक्टर हो आप, कि हाँ, अगर ऐसा करोगे तो ये होगा। तो बस इस चीज का डिफरेंस है, दोनों में कॉन्सिक्वेंसेज भले ही डेथ हो रहे हैं, बट नेग्लिजेंस है या रैशनेस है, दोनों का डिफरेंस आ गया। शताक्षी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, भूल गए? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की डायरेक्ट पूछ लिया करो, जब बोलोगे कि सर मेरा एक क्वेश्चन है तब मैं यही कहूंगा कि अभी मुझे लिखवाने दो। हो गया क्लियर? बस हो जाता है ऐसा, कई बार डाउट्स आते हैं, बट जब हम लिख रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें उसमें हमें क्लियर हो जाती है। अभी हमने देखो, ऑनेस्टली बताऊं, बीएनएस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। बीएनएस तो हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम ऑफेंसेस वगैरह पढ़ने शुरू करें। अभी हम सिर्फ उसका बेस बना रहे हैं कि जो बिल्कुल जनरल टर्म्स है वो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कल को जब ये यूज़ होंगी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बताऊंगा नहीं आपको, फिर से बताऊंगा फास्ट फास्ट, बट इतनी डिटेल में लिखना नहीं होगा हमें वहाँ पे कुछ भी। और ये जितनी भी टर्म्स हम कर रहे हैं, इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, या फिर रैश, नेग्लिजेंस, ये सारी आगे चल के यूज़ होनी है। हर ऑफेंस में यही टर्म्स जो है वो यूज़ होनी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फिर। रैशनेस में नॉलेज हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है। हाँ, मतलब वहाँ पे सपोज किया जाएगा कि आपको वो नॉलेज है, और कब होगा वो नॉलेज, कब नहीं होगा, वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। रीजन टू बिलीव, थर्ड लिख लेना। ये सेकंड था ना हमारे पास, सेकंड हेडिंग बनाई थी नहीं बनाई थी? देखो हमने कल जो लिखा ना, एक बारी पीछे पेज निकालो, वो 7 8 इंग्रेडिएंट्स हमने लिखे थे, मेंजरिया के शेड्स लिखे थे ना बेसिकली हमने। उसमें मेरे ख्याल से रैश और नेग्लिजेंट लिखा है, नहीं लिखा है? लिख लो वहाँ पे, लिख लो वहाँ पे उसको भी, या एटसेट्रा कर देना, या लिख लो लिखना है तो अभी हमने पहले इंटेंशन पढ़ा। इंटेंशन को नो डाउट हमने मोटिव के साथ डिफरेंशिएट कर लिया, और इंटेंशन को नॉलेज के साथ भी कर लिया। सेकंड हमने क्या पढ़ लिया, रैश एंड नेग्लिजेंट पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ रहे हैं रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव हेडिंग कर लेना। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए रीजन टू बिलीव में, वेयर a person has sufficient cause, sufficient cause to believe, it means, it means reason to believe। जहाँ पे उसके पास sufficient cause है उस चीज़ को बिलीव करने का, इसका मतलब हुआ उसके पास reason to believe है। फॉर एग्जाम्पल, if a man is having sexual intercourse with female having मंगलसूत्र, then he could reasonably believe that
reasonably believe that she is wife of some other person. She is wife of some other person. अब जैसे आप उस दिन भी कह रहे थे कि हाँ ये नॉलेज भी तो हो सकती, देखो एक ही फैक्ट्स में नॉलेज भी बना सकते हो, एक ही फैक्ट में इंटेंशन भी बना सकते हो, एक ही फैक्ट में रीजन टू बिलीव भी बना सकते हो। आपको प्रूव करना है ना, वहाँ पे नॉलेज प्रूव नहीं कर पाए तो यहाँ पे डिग्री इसकी काफ़ी लो है, रीजन टू बिलीव तो इजीली प्रूव कर लोगे, यहाँ पे मेंजरिया ही प्रूव करना है ना आपको। तो हम सिर्फ अभी रीजन टू बिलीव को समझना चाह रहे हैं। आपको बेयर पे भी मैंने लिखवा दिया था मंगलसूत्र, इसलिए कि उसको एग्जाम्पल याद रख लेना। हाँ अगर ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख रहे हो, बेसिकली इसने यहाँ पे क्या कर दिया, एडल्ट्री का ऑफेंस कमिट कर दिया, बट एडल्ट्री तो अब फिर डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है, तो ये एग्जाम्पल वहां पे मत लिखना। अगर लिख रहे हो तो लिख देना साथ में कि ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री बट नाउ एडल्ट्री हैज बीन डीक्रिमिनलाइज, लिख देना कि मुझे पता है देखो ये चीज, ठीक है। हम्म। कैसे मतलब रीजन टू बिलीव में? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो 150 पे। हम्म। हम्म। वह तो नॉलेज ही है ना, 150 में आप एक प्रूडेंट मैन की तरह समझ सब सोचोगे उस चीज को। जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, ये नॉलेज ये इंटेंशन इसकी जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे, इसमें दो तरह के हम ना टेस्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको चेक करते हैं। आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे अभी, वो उसमें हम पढ़ेंगे, एक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट, एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कहाँ पे कौन सा लगाना है वो लेटर ऑन डिटेल वाला टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप मीनिंग याद रखो कि हाँ रीजन, अब समझो ना आप, अभी हमारा कितना तीसरा चौथा दिन है इस क्लास को, पांचवा होगा, फिफ्थ डे है शायद, है ना, मंडे से अगर क्लास स्टार्ट हुई थी। तो हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, हम ये जो टर्म्स हैं उनको सिर्फ उनके साथ फेमिलियर होना चाह रहे हैं, क्योंकि आप समझो अगर 4 महीने तक हमारा बीएनएस चल रहा है, ये तो बार बार यूज होनी है, और जब किसी ऑफेंस में हम इसको चेक करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन को सर पे मारा और 50 बारी मारा आयरन रॉड के साथ, तो यहाँ से सामने वाले की क्या चीज प्रूव हो रही है, इंटेंशन प्रूव हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आएंगी कि कब कैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है, कैसे सब्जेक्टिव, तब आप अपने आप से ही वो कर लोगे सारी चीजें, ठीक है। इसमें लिखिए आगे, हेडिंग बनाना मतलब फोर्थ, wrongful gain oblique wrongful loss, wrongful gain oblique wrongful loss। इसमें लिखिए सेक्शंस, कल हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, 236 बीएनएस और इसका सेक्शन 237 बीएनएस, पुराने सेक्शन दोनों के 23, ब्रैकेट्स में यहाँ लिख लेना 23 आईपीसी, वैसे कल भी लिखा हुआ है ये हमने 23 ऑफ आईपीसी। एग्जाम्पल लिखिए। अब इसकी डेफिनेशन तो दिया हुआ है हमें, तो वो तो बेयर रेफर कर लेंगे डेफिनेशन के लिए, हम तभी सेक्शन लिखे हैं हमने, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिखिए। एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल रन्स अ पॉन्जी स्कीम वेयर दे प्रॉमिस हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स पुट देयर money into the scheme, but instead of instead of investing it instead of investing it, the individual uses the funds for personal
लग्जरीज, पर्सनल लग्जरीज हेयर। आप देखो ना, रॉन्गफुल गेन क्या होता था? जिस चीज के लिए पर्सन अदरवाइज लॉफुली लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, उस चीज को ऑब्टेन करना, गेन करना, और दूसरा पर्सन उस चीज को लॉस कर रहा है, मतलब उसके पास से जा रही है। कल हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था। तो एक किसी ने सपोज कोई ऐसी स्कीम चलाई और बोला कि आपका पैसा 10 दिन में हो जाएगा डबल, ठीक है, और आप खुश हो गए कि चलो 10 दिन में डबल हो जाएगा। आप सिर्फ खुश हुए और हेमंत ने तो पैसा भी लगा दिया कि पकड़ो 1 लाख रुपए और डबल कर दो इसको। और क्योंकि वो खुश हुए, आप सबसे आगे हो ना, तो एक कदम आगे चले, आपने पैसा भी लगा दिया उसमें कि डबल हो जाएगा मेरा पैसा। और जिसको दिया था वो पैसा डबल करने के लिए, वो बेचारे ने क्या किया, इन्वेस्ट करा नहीं, कहीं पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऐसा उसने अपनी लग्जरीज के लिए ऊपर यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक पार्टी को रॉन्गफुल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और दूसरे को रॉन्गफुल गेन हो रहा है। किसको लॉस हो रहा है? हेमंत को। और गेन किसको हो रहा है? जिसको आपने पैसा दिया था, ठीक है। इसलिए चलिए लिखिए इसमें, wrongful gain to individual। ऐसा पता है किसको दिया था आपने? भगत को ठीक है तभी भगत आ नहीं रहा आज की डेट में। टू इंडिविजुअल पर्सन, wrongful gain to individual person, gaining was not legally entitled to that property, and wrongful loss to investors। ब्रैकेट्स में लिख देना हेमंत, मत लिखना मत, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। टू इन्वेस्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ property to which person is entitled to retain, person is entitled to retain। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका। A submitted a fraudulent insurance claim for damages that never occurred, that never occurred, that is faking a car accident, faking a car accident, or ex exaggerating, exaggerating property डैमेज। मतलब हुआ नहीं, बट आप बढ़ा चढ़ा के किसी भी तरह से कर दिया कि हो गया मुझे ये वाला नुकसान। हेयर ए ने किया ना ऐसा, ए को क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन जो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, और बी, बी कौन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, उसको क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी को हो गया रॉन्गफुल लॉस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फिफ्थ हो जाएगी हमारे पास, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली सेक्शन क्या था, 27, और आईपीसी का सेक्शन 24। एसेंशियल्स लिखिए,
फर्स्ट, लॉस और गेन ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ गेन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड लिखिए, एक्ट ऑफ एक्यूज्ड resulted in that loss or gain. Third, it must be wrongful. 2-7 निकाल भी लेना बेयर एक्ट में से। It must be wrongfully. And fourth, most important, there must be intention. There must be intention to cause that gain or loss. जो हमने अभी वो रॉन्गफुल गेन और लॉस, अगर आप बेयर एक्ट निकालोगे 2-7 में देखो आपको क्या लिखा हुआ है। 2-7 कल वैसे हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी एक बारी वापस से आइए उसके ऊपर। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। इंटेंशन होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्या कॉज कर रहे हैं? रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो अगर आपने किसी एक को रॉन्गफुल लॉस कर दिया, दूसरे को गेन हो गया, जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा था, अगर वो चीज़ें क्या की हैं? विद इंटेंशंस की हैं। जैसे अभी हम लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या हुआ? लास्ट वाले एग्जाम्पल में उसने इंश्योरेंस जो क्लेम किया वो इंटेंशन के साथ ही तो किया कि मुझे फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे उसका जो एक्ट था वो क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा। डिसऑनेस्टली किया उसने वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लॉस और गेन ऑफ द प्रॉपर्टी हो रहा है, एक पर्सन को लॉस हो रहा है, दूसरे को गेन हो रहा है। एक्ट ऑफ द एक्यूज रिजल्टेड इन दैट लॉस और गेन, आपके एक्ट की वजह से वो लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है। इट मस्ट बी रॉन्गफुली, रॉन्गफुल लॉस मतलब लॉस और गेन तो हो रहा है बट वो रॉन्गफुल लॉस और गेन होना चाहिए। सिंपल, आप एक सही एक्ट कर रहे हो उसके कारण से सामने वाले को लॉस हो गया, तो आपका एक्ट अगर रॉन्गफुल नहीं है तभी भी उसमें वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी कि लॉस भी होना चाहिए, गेन भी होना चाहिए, और जो सामने वाले को लॉस हो रहा है आपके एक्ट की वजह से हो रहा है और आपका एक्ट जो है वो रॉन्गफुल होना चाहिए। हमने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया बेसिकली, क्योंकि एज इट इज अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को तो पता लग जाएगा ना बेयर कॉपी पेस्ट किया। लिख हम बेयर ही रहे हैं, उसको हमने पॉइंटर्स में बना दिया, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और डिटेल में भी हो गई वही चीज। लास्ट क्या लिखा? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉज दैट गेन और लॉस। ये सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसमें लिखिए, नोट में लिखना, या असेंस लिखिए, नोट में लिखना ऐसे। असेंस, इस डिसऑनेस्टी की असेंस हम बता रहे हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज intention. What is required is intention to cause wrongful loss or wrongful gain. अगर इंटेंशन के बिना किसी को रॉन्गफुल लॉस और गेन कर लिया तो एक्ट आपका डिसऑनेस्टली नहीं होगा। ये हो सकता है आपने एक रॉन्गफुल एक्ट किया और उससे सामने वाले को लॉस हुआ, आपको बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, बट क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी, अब इंटेंशन है या नहीं, सामने प्रोसिक्यूशन तो हमेशा ये बोलेगी कि हाँ इंटेंशन थी, आप बोलोगे इंटेंशन नहीं थी, तो फिर ये मैटर ऑफ प्रूफ है कि कैसे प्रूव करोगे इंटेंशन आने वाले उसमें। अगर उसने प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाया तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा। इंटेंशन प्रूव नहीं हुई तो वो एक्ट आपका डिसऑनेस्टली नहीं है। डिसऑनेस्टली नहीं है तो मेंजरिया की यहाँ से एब्सेंस हो जाएगी, ठीक है। इसमें लिखिए वो बाकी चीज़ें ना, हम तो सिर्फ डिसऑनेस्टली अभी समझना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। अगर रॉन्गफुल लॉस और गेन हो रहा है उसके, वो अगर कहीं किसी ऑफेंस में लिखा हुआ है तो वो भी फुलफिल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि डिसऑनेस्टली अगर किसी सिर्फ ऑफेंस का इंग्रेडिएंट ही यही है कि एक्ट अगर आपने डिसऑनेस्टली किया है, जैसे अगर हम थेफ्ट वगैरह की बात करें तो वहाँ पे डिसऑनेस्टली हम वो चीज़ें करते होते हैं, तो अगर डिसऑनेस्टली नहीं करे तो वो थेफ्ट नहीं मेड आउट होता। तो वो इंग्रेडिएंट को सिर्फ हम समझने की कोशिश करें, बाकी चीज़ें तो चलती इस। आप देखना, याद रखना, जब भी इनका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली वैसे याद आ गया बताना। एक आपने कोई एक्ट किया, एक्ट क्या होता है? सिंगल एक्ट भी और सीरीज ऑफ एक्ट भी। हाँ, उस एक्ट में अगर 5 ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे हैं तो पांचों के पांचों ऑफेंसेस आपके ऊपर बनेंगे।
आप चोरी करने गए, सामने वाले को एक दो लगा भी दिए, ठीक है, और वो रॉबरी बन गई, और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दिया, और वो जितने भी सेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे के सारे लगेंगे सामने वाले के ऊपर। एक ही एक्ट में आपके अगर डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑफेंसेस कमिट किए हैं तो सारे सेक्शन सारे चार्ज किए जाएंगे, सारे एक एक करके आपको प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट में। ठीक है, एक मिस्टर ए है, उसने किसी के साथ रेप कमिट कर दिया, तो रेप का तो चार्जेस बनेंगे ही बनेंगे, और उसको मार भी दिया सपोज कीजिए, तो मर्डर के भी बन जाएंगे, कल्पेबल होमिसाइड के भी बन जाएंगे, कुछ और किया साथ में तो वो सारे भी बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी हम बाकी जो बने उनके ऊपर नहीं जा रहे कि साथ में और क्या क्या रहेगा यहाँ पे, हम तो सिर्फ डिसऑनेस्टली को समझना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखना, एन एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय neglects their duties, their duties resulting in loss for the company। आप बताइए, लॉस फॉर द कंपनी, विल जिन्होंने किया वो नहीं बताएंगे, विल जिनसे जिससे पूछा जाएगा, विल इट अमाउंट टू डिसऑनेस्ट, विल इट अमाउंट टू डिसऑनेस्ट। एक एम्प्लॉई है कंपनी का, वहाँ पे काम कर रहा है, और उसने एक गलती कर दी बेचारे ने, कुछ नेग्लिजेंस, जहाँ पे उसकी ड्यूटी टू केयर थी उसने नहीं किया। सपोज टेंडर भरने की लास्ट डेट थी आज, और उसने वो नहीं अप्लाई किया, जिसके कारण से कंपनी को 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब उसकी नेग्लिजेंस के कारण से नुकसान हो गया, किसी को गेन हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, ठीक है, तो क्या इसका एक्ट ये डिसऑनेस्टली हो जाएगा? नहीं। रीजन, इंटेंशन नहीं है, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो नेग्लिजेंट, और नेग्लिजेंस और इंटेंशन में तो डिफरेंस है ही है ना। तो यहाँ तो हमें क्या चाहिए? इंटेंशन चाहिए, इसमें लिखना नो, द इंटेंशन here is not to wrongfully gain or wrongfully lose someone, wrongfully lose someone, hence not dishonest, not dishonestly। तो ये एक्ट डिसऑनेस्टली में नहीं माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल लिखिए, अ पर्सन exaggerated their qualifications in job interviews, job interview, will it amount to dishonest, will it amount to dishonest। ठीक है ना, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसको पता है कि जब मैं ये अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ज़्यादा बताऊंगा तभी मुझे वो जॉब मिलेगी। इंटेंशन है उसकी वहाँ पे, किसी को लॉस करने की और अपने आप को गेन करने की। इसमें लिखना, हेयर इंटेंशन इज टू कॉज wrongful गेन और wrongful लॉस टू अनदर पर्सन, देयरफॉर क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्टली। देखो हम अभी बाकी चीज़ें नहीं समझ रहे कौन सा ऑफेंस या क्या बनेगा, हम समझ रहे डिसऑनेस्ट है या नहीं है। आप समझो, है ना। अगर अब मैं आपको सपोज कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर ये तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं बन गया, ये तो थेफ्ट नहीं बन गया। हम उन चीज़ों पे जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ बेसिक टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑफेंस है या क्या नहीं है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ टर्म को समझिए। अभी नोट में आइए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन may be permanent or temporary।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन में बी परमानेंट और टेम्परेरी। सब्सिक्वेंट restoration will not condone the offense। वो इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल उसने चाहा था, इंटेंशनली कहा कि मेरा ये कार का एक्सीडेंट हो गया, बल्कि खुद ही कार को डैमेज कर दिया और इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। बाद में उसकी लॉटरी लग जाती है 10 करोड़ की। अब उसको लगता है जो मैंने पाप किया ना, सबसे पहले मैं उनको धोता हूँ, है ना। तो जो भी मैंने रॉन्ग किया था उसको करता हूँ। अब उसकी जो इंटेंशन, चाहे देखो पहले हमने लिखा कि परमानेंट है टेम्परेरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रॉन्गफुल आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वहां पे कॉज करने की। सेकंड हमने लिखा रिस्टोरेशन, अगर आप अब वो पैसा वापस भी दे रहे हो ना इंश्योरेंस कंपनी को जाके, ऑफेंस तो मेड आउट हो गया, रिस्टोरेशन से भी कुछ नहीं होना। वंस ऑफेंस हो गया तो वो फिर कंप्लीट ही माना जाएगा। फिर इसमें लिखिए फर्दर, इवन स्मॉल रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी इज sufficient। small removal of property is sufficient। बेयर एक्ट पढ़ा था यहाँ पे जो कल हम एग्जाम्पल कर रहे थे। अब वो बेयर एक्ट, साथ में जो बच्चा बैठा था उसने सोचा कि वो साथ वाला का तो फ़ोन आया, वो बाहर गया है, मुझे तो यही वाला बेयर एक्ट चाहिए। उसने बेयर एक्ट अपने बैग में डाल लिया, ठीक है। अभी वो फ़ोन पे बाहर ही लगा हुआ था, और बेयर एक्ट उसके फिर मन में आया कि नहीं, मैं जुडिशरी, मतलब सत्यमेव जयते, मैं तो जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे काम, मैं मतलब एक जज बनने के सपने देख रहा हूँ और मैं पहले बन के आ रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो उसके अंदर की आत्मा जाग गई और उसने बैग से निकाल के वापस डायरेक्ट वहीं पे रख दिया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ये डिसऑनेस्टली हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे। सबसे पहले जो उसका एक्ट है, वो इंटेंशन जो थी वो क्या थी, टेम्परेरी थी, तो टेम्परेरी हो तो हमें तो फर्क नहीं पड़ता होता। सेकंड, सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन विल नॉट कंडोन द ऑफेंस, वापस उसने चाहे रख भी दिया, उससे आपका ऑफेंस थोड़ा ना कंडोन हो जाएगा। तीसरा हमने क्या लिखा, इवन स्मॉल रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट, अगर आपने थोड़ा सा रिमूव भी कर दिया ना प्रॉपर्टी को, तभी भी वो क्या है, सफिशिएंट है। आपने वहां से रिमूव करके बैग में नहीं डाला था, साइड पे कहीं छिपा दिया, ठीक है, कि मैं जाते जाते, क्योंकि अब वो आएगा क्लास में, वो तो ढूंढेगा ना अपना बेयर एक्ट, तो मैं ऐसी जगह छिपा देता हूँ यहाँ पे कि मैं जाते जाते फिर उठाऊंगा जब सब स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो आपने स्मॉल रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी भी कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। आपका डिसऑनेस्टली वाला जो इंग्रेडिएंट है वो फुलफिल यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑब्लिक ऑफेंसेस वेयर डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज रिक्वायर्ड। आगे चल के ना हम बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, बीएनएस में पढ़ना क्या है, ऑफेंसेस ही तो पढ़ने हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो थ्रू आउट दी बीएनएस ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस, एग्जाम में नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूँ अभी। थ्रू आउट दी बीएनएस ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन लिखा हुआ है टर्म, और वो रिक्वायरमेंट होगी उस ऑफेंस में मेंजरिया का पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट लिखिए थेफ्ट, थेफ्ट। सेकंड, रॉबरी, एक्सटॉर्शन। फोर्थ, डेकॉयती। यहाँ पे लिख लेना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज रिक्वायर्ड बिफोर टेकिंग प्रॉपर्टी, बिफोर टेकिंग प्रॉपर्टी। ये ऑफेंसेस कौन से हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बहुत डिटेल में करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, सब में डिसऑनेस्ट इंटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर लिखिए फिफ्थ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन,
सिक्स्थ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड सेवेंथ, चीटिंग एटसेट्रा। ये भी ऑफेंसेस कौन से हैं? अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, मतलब सेम है ये पूरे के लिए। ये जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी हम आगे चल के पढ़ेंगे, सब में क्या चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए बिफोर टेकिंग द प्रॉपर्टी, यहाँ पे, और इसमें लिखिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन मे बी देयर आइदर बिफोर और आफ्टर द प्रॉपर्टी इज टेकन। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा कि आप बिफोर, आइदर और आफ्टर लिखा दिए। जब ये ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी करेंगे डिटेल में, जब रिवाइज करोगे फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन टर्म यूज़ किया हुआ है, यानी कि मेंजरिया। आप कैसे बता पाओगे डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होती है? और तब याद रख लेना, जब भी बच्चे करते नहीं है, ठीक है, आपने क्या करना है, सपोज थेफ्ट के ऊपर प्रोपोजिशन आ गया, थेफ्ट पूछ लिया आपसे, तो सिर्फ थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखने हैं, वहां पे जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसने लिखा हुआ है, तो डिसऑनेस्टली होता क्या उसको रिलेट करना आप सेक्शन के साथ। 2(7) में दिया हुआ है, और थोड़ा सा समझाना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे हमने अभी इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, और फिर आगे उसको करना है आपने। एक एक उसको जब समझा रहे होगे तो वो इंटरलिंक करोगे कि हाँ इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको पता है कि डेफिनेशन किस किसकी दी है, किसकी नहीं दी है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्रॉडुलेंटली, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, 6th पॉइंट बन जाएगा। फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 2(9) BNS और सेक्शन 25 ऑफ IPC। कल यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करें। कल मतलब कल तो टेस्ट है आपका, बस ये फ्रॉडुलेंटली नहीं आएगा टेस्ट में, बाकी सारा आएगा, ठीक है, जितना हमने कर लिया है। यही टॉपिक रह गया है, और उसके बाद हमने बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करना है, यानी कि अब हम फिर ऑफेंसेस पे आ जाएंगे। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस रह गई है ना, जैसे जैसे जिस ऑफेंस में यूज़ होती जाएगी, फिर मैं आपको रिलेट करवाता रहूँगा कि देखो इसमें ये लिखा है, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है।